नमस्कार, मैं हूं श्रेय शुक्ला। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज से हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, अग्निपथ। जनता के मुद्दों को उठाना सिर्फ टीआरपी का खेल नहीं है, बल्कि वो संजीदगी भरी जिम्मेदारी है, जिसमें सच को दिखाने के लिए, सच को बताने के लिए कांटों भरी राह से गुजरना पड़ता है। लेकिन इंडिया न्यूज जनता के लिए इस अग्निपथ पर चलने के संकल्प के साथ, जनता की आवाज को बेबाकी से उठाने के साथ शपथ लेता है कि आपके हर एक मुद्दों को आपके लिए लेकर वो हाजिर हो। अग्निपथ सिर्फ एक डिबेट शो नहीं है, बल्कि सिस्टम के हर एक मजलूम और मजबूर की आवाज को पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है। मैं यहां किसी एंकर की भूमिका में नहीं हूं, बल्कि पब्लिक के प्रवक्ता की हैसियत से, सरकारों से, सिस्टम से, ब्यूरोक्रेसी से, विपक्षी पार्टियों से ये सवाल करेगा कि देश दुनिया के हालातों को अगर आप देखेंगे तो 5 सालों में बहुत कुछ बदलाव आने वाला है। और आप सभी के लिए ये आगे आने वाले 5 साल बहुत अहम है, और उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है 2024 का आम चुनाव, जो इस देश की दशा और दिशा तय करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज से अग्निपथ। चौबीस का चुनाव भले ही दूर हो, लेकिन कवायदें अभी से दिखने लगी हैं। अभी से दिख रही हैं ये कवायदें, जब विपक्ष ये तय नहीं कर पा रहा है कि उसका मुख्य चेहरा कौन है, किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जाएंगे। तो बीजेपी हर दिन अपने किले को मजबूत करने में जुटी है। यूपी में योगी विपक्ष पर भारी पड़ते दिख रहे हैं, क्योंकि वो ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। तो दूसरे राज्यों में भी विपक्ष का बल, तैयारी उस लेवल तक नहीं जा पा रहा है जहां पर वो बीजेपी को माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए पटकनी दे या मुकाबला करे। तो आज इस पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर कैसे 24 में विपक्ष बीजेपी से लड़ेगा जंग, और कौन जीतेगा जनता का मन। जी हाँ, सबसे बड़ी भूमिका जनता की होती है, जनता जनार्दन की होती है। और कौन मन जीतेगा, इस मुद्दे पर आज हम बहस करेंगे कि 2024 का बादशाह कौन होगा, क्योंकि तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष किस भूमिका में है, विपक्ष को किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए। इसके लिए मेरे साथ इस पैनल में कई मेरे साथी जुड़ चुके हैं। शलमणि त्रिपाठी, जो कि देवरिया सदर से विधायक हैं, और मिश्रा जी हमारे प्रसपा के प्रवक्ता हैं, वो जुड़ चुके हैं। मेरे कई और साथी धीरे धीरे मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं चलता हूं जो सत्ता में बैठी पार्टी है, उसके प्रवक्ता और विधायक, उनसे बात करते हैं। शलभ, ये बताइए कि 2024 में आपका मुकाबला सबसे बड़ा, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, किससे है? श्रेय जी, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं। आपने आज अग्निपथ के नाम से जो शो शुरू किया है, वैसे भी आपके तमाम सारे शोज बहुत लोकप्रिय होते रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि बाकी आपके शोज की तरह ये अग्निपथ भी बहुत लोकप्रिय होगा और जनता के मुद्दों को लेकर जनता के बीच आएगा। धन्यवाद। जहां तक आपके सवाल की बात है, तो आप देखिए, देश में जिस तरह का माहौल है, प्रदेश में जिस तरह का माहौल है, 2014 का चुनाव देखिए, 2017 का चुनाव देखिए, 2019 का चुनाव देखिए, 2022 का चुनाव देखिए, जनता ने एक तरह का जनादेश दिया है। और उसका कारण है कि देश की आज़ादी के 70 साल बाद तक जिस तरह के हालात देश में रहे, प्रदेश में जिस तरह रहे, वंशवाद हावी रहा, परिवारवाद हावी रहा, गरीबों की किसी ने सुध ही नहीं ली, गरीबों को कैसे राशन मिलेगा, गरीबों को कैसे एक इज्जत भरी जिंदगी मिलेगी, कैसे नौजवानों को उनको एम्पावर्ड किया जाएगा, इस बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं। और कैसे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश किस तरह से हमेशा से इन परिवारवादी पार्टियों की वजह से, वंशवादी पार्टियों की वजह से हमेशा से एक अराजकता के अंधेरे में हमेशा धकेला गया। परिवारवाद के नाम पर अपराधियों को प्रश्रय दिया गया, वंशवाद के नाम पर जो माफिया थे उनको प्रश्रय दिया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश की महान जनता ने 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में एक बदलाव देखा, और एक कारण था कि आप देखिए 2022 के चुनाव में गठबंधन हुआ था। उस गठबंधन के बावजूद उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुत स्पष्ट, बहुत मजबूत
जनादेश माननीय योगी जी के नेतृत्व में दिया है। हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह से जनता का आशीर्वाद मिलता रहा है और निरंतर योगी जी जिस कर्मठता के साथ काम कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी जिस संकल्प के साथ काम कर रहे हैं, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, माताओं, बहनों के लिए, हमें पूरा विश्वास है कि 2024 में उत्तर प्रदेश शलभ, लेकिन ये कहा जाता है कि आप लोग एजेंडे के तहत काम करते हैं। आपको विकास, जो विपक्ष आरोप लगाता है वो ये कहता है कि आप एजेंडे के तहत काम करते हैं, आप हिंदू मुसलमान करके एक तरह से अपना वोट बैंक और मजबूत करना चाहते हैं, आपको विकास से कोई मतलब नहीं है। देखिए, मैं तो कहूंगा कि देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर आप 2017 के पहले भी आप घूमते रहे हैं, बहुत सक्रिय पत्रकार रहे हैं, बहुत आप लोकप्रिय पत्रकार रहे हैं। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में कितने एक्सप्रेसवे थे, आज आप देख लीजिए कितने एक्सप्रेसवे हैं। 2017 के पहले जो विकास का मानदंड था, आप देख लीजिए किस तरह के हालात पे था, आज कहां पे पहुंच चुका है। आज उत्तर प्रदेश के भीतर लोग निवेश करने आ रहे हैं। कोरोना के दौर में जब बहुत सारी कंपनियां चाइना से निकली, दुनिया भर के देशों से निकली, तो उनको उत्तर प्रदेश इसलिए नजर आया क्योंकि भ्रष्टाचार मुक्त हो चुका है, अपराध मुक्त हो चुका है। आप सिंगल विंडो सिस्टम पे आप आइए, कोई कारोबार करना चाहते हैं तो पूरी तौर पर पारदर्शिता है। विकास की आप बात करेंगे तो आप देखिए, मेडिकल कॉलेज हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो चुका है, विश्वविद्यालय हो चुके हैं और निरंतर काम हो रहा है, निरंतर सड़कें बन रही हैं, हर घर जल पहुंचाने का प्रयास हो रहा है, राशन आप देखिए गरीबों तक राशन पहुंच रहा है। तो अगर ये विकास नहीं है, अगर विपक्षी दलों को लगता है कि ये विकास नहीं है, तो वो जो विनाश की राजनीति करते आए हैं, उस विनाश की राजनीति का जवाब है ये विकास की राजनीति। और जहां तक ध्रुवीकरण की बात है, तो ध्रुवीकरण कौन करता है, ये आपने देखा होगा। किन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई और ये कहा कि हमें दोबारा जरूरत पड़ती तो हम दोबारा गोली चलवाते। उनसे हमको नसीहत लेने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश की महान जनता जानती है कि कौन विकास के मुद्दे पर काम करता है, कौन सा मुख्यमंत्री 24 घंटे उनके लिए सक्रिय रहते हैं, कौन से मुख्यमंत्री ईमानदारी के साथ काम करते हैं, कौन से मुख्यमंत्री परिवार के लिए काम नहीं करते। ये उत्तर प्रदेश की जनता को बखूबी पता है और यही हमारा विश्वास है कि 2024 में हम 80 की 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश से जीतकर आएंगे। जी बिल्कुल, आपने जिस तरह से बताया कि विकास हुआ है, खूब विकास हुआ है और हम विकास पर वोट मांगते हैं। मेरे साथ दीपक मिश्रा जी भी हैं और रोहित अग्रवाल हैं, आरएलडी के प्रवक्ता हैं। दीपक मिश्रा जी प्रसपा के प्रवक्ता हैं। दीपक जी, अभी जो शलभ जी ने जो तस्वीर दिखाई, शलभमणि त्रिपाठी ने तस्वीर दिखाई, उन्होंने कहा कि विकास पर वो राजनीति करते हैं, कोई एजेंडा और नहीं है, उनका सिर्फ एक एजेंडा है, विकास का एजेंडा। अब देखिए, शलभ जी अच्छे पत्रकार रहे हैं, अच्छे नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के हर नेताओं की तरह से ये आधा सच बोलते हैं और आधा सच जो नरवा कुंजरवा पद्धति में बोला जाता है वो पूरे झूठ से ज़्यादा खतरनाक होता है। इन पे बात फिर कभी। लेकिन आदरणीय श्रेय जी, सबसे अच्छी बात ये लग रहा है, आंखों को भी सुखद लग रहा है कि कम से कम आप पत्रकारिता के इस स्याह दौर में श्रेयस्कर शुक्ल पक्ष लेकर आए हैं। धन्यवाद। यथा नाम तथा गुण, हम लोग की शुभकामनाएं हैं। और ऐसे दिन जब सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का दिन है, उनकी जयंती है, उन्होंने सार्थक बहस हो, इसके लिए जब उपराष्ट्रपति थे तो संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन समिति बनाई ताकि सार्थक बहस हो देश में। संयोग से, सौभाग्य से मैं भी उसका सदस्य हूँ। लोकसभा अध्यक्ष उसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो बड़े दिनों में बड़े काम होते हैं, तो इसके लिए आपको साधुवाद। अब आइए भाई, शलभ जी ने जो कहा तो मुझे हंसी आ रही है। विकास की कौन सी तस्वीर शलभ जी दिखा रहे हैं? अरबपतियों के मामले में आज हिंदुस्तान तीसरे स्थान पर है, अमेरिका और चीन के बाद भी। जापान, इंग्लैंड, फ्रांस, जिनको हम समृद्धि के ऊंचे शिखर मानते थे, अरबपतियों के मामले में भारत उनसे आगे, लेकिन भूखमरी के कगार पर 101 स्थान पर है। कैसी मसाल लेके चले तीरगी में आप, जो रोशनी थी वो भी सलामत नहीं रही। और मजे की बात यह है, इनकी स्थिति तो उस डॉक्टर जैसी हो गई है जो बीमार का नब्ज पकड़ने के बावजूद और बीमार की बीमारी जानने के बावजूद कहते हैं मुंह धो आंख, मुंह धो कुछ ना ही। बताएंगे कि 130 मिलियन लोग आज क्यों भूखमरी के कगार पर हैं। यूएन रिपोर्ट आई तो भारत, ये आंकड़े भारत के मुंह पे तमाचे हैं। हम अरबपतियों के मामले में तीसरे स्थान पे, प्रति व्यक्ति आय के मामले में 159वें स्थान पर। दीपक जी, लेकिन ये बात आप जनता तक पहुंचा क्यों नहीं पाते हैं? हाँ, ये एक बड़ा सार्थक तर्क है। अब आप बताइए, लोहिया को आदर्श मानने वाली पार्टी के शीर्ष नेता ये कह दे मुझे किसी के सलाह की जरूरत नहीं है। हमारे जो देश के सबसे बड़े नेता नेहरू, किसने कहा ये बातें? संकेतों में होती हैं। नहीं, संकेत में तो क्यों? मतलब बहस है तो बहस में आप खुल के बताइए। संकेतों पे ही होती है। अब आइए, दिल्ली वाली बड़ी पार्टी के जो स्वाभाविक दावेदार अपने आप को मानते हैं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। दिल्ली में कौन है?
दिल्ली में जाहिर सी बात है कांग्रेस, तो कांग्रेस इसमें बोली कहने है, में कोई और, हिचक नहीं। और लोहिया अब जी तो उनकी स्थिति क्या हो गई कि जब जनसंघर्षों का पैमाना देखा जाता है तो मेरे दोनों नैना तर से वो निकले ना घर से। ठीक से बताया जाए कि जनपक्ष पे, जन सरोकारों पर बड़े भाई आदरणीय राहुल गांधी जी कब सड़क पे बैठे, धरने पर बैठे, और बैठ गए तो यह कह के बैठे कि चाहे जो हो जाए मैं ये मांग मनवा के बैठूंगा। एक छोटा उदाहरण देता हूं। 18वीं विधानसभा में वरिष्ठ विधायक शिवपाल जी अभी परसों सेफई में संविदा कर्मियों के दुख दर्द दंश और सरोकारों को लेकर धरने पर बैठे थे। क्या ये युवा नेता बैठ नहीं सकते? सड़क से और जमीन से जब इतनी दूरी हो जाएगी कि उस पर बैठने में शर्म लगे तो फिर ये कैसे भाजपा से लड़ेंगे? उस भाजपा से जो दशाननी परंपरा की पार्टी है, पांच मुंह कुछ बोलते हैं। विचार पे, संगठन पे क्या काम हो रहा है? तो कुल मिलाकर के आप तो बता रहे हैं कि विपक्ष की दुर्दशा है एक तरह से, तो आप देश की भी दुर्दशा है भाजपा के नाते, और विपक्ष की भी दुर्दशा है भाजपा के ही नाते। राजपाल जी, आपने सुना कि किस तरह से शलमणि त्रिपाठी ने बताया कि हम विकास के एजेंडे पे काम करते हैं, और उसके बाद जब जवाब आया तो दीपक मिश्रा जी ने कहा कि दुर्दशा है, अपनी ही पार्टियों की दुर्दशा है कि लोहिया की पार्टी वाले लोग ध्यान नहीं देते हैं, दिल्ली में जो बैठे लोग हैं, नेहरू वाले का और बुरा हाल है, नेहरू वाले का और बुरा हाल है, ये बताया। तो आप किस तरह से 2024 में मुकाबला करेंगे, जबकि अभी आप 2022 में चुनाव हार के आए हैं? अब हम तो सत्ता पक्ष से लड़ेंगे, हम तो विपक्ष आपस में एक दूसरे का सवाल न करके सरकार पे सवाल करेंगे। और क्योंकि जो सलभ जी ने कहा कि विकास पे बात करेंगे, तो हम तो इनसे पूछना चाहते हैं राजधानी में एक हॉस्पिटल बता दें जो बीजेपी की योगी 2 सरकार ने बनाया हो और संचालित हो, जहां इलाज चल रहा हो, जहां दवाई चल रही हो। एक हॉस्पिटल नहीं बता सकते। इतने बिजनेस मीट हुए, एक उद्योग नहीं बता सकते जो धरातल पे उतर गया हो, संचालित हो रहा हो। कोई नहीं है, केवल गुमराह किया गया। और ऐसा नहीं, ये बीजेपी झूठ बोल रही है। हाँ, विकास किया है, 1-2 व्यक्तियों का विकास किया है जिनके यहाँ देश की सारी संपत्ति जा रही है। ये देश के लिए चिंताजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और बीजेपी का घमंड अभी तो ऐसा नहीं, इसी बीजेपी से उत्तर प्रदेश आधा हिंदुस्तान है। उस आधे हिंदुस्तान में माननीय अखिलेश यादव जी ने इनको जिस तरीके से नाको चने चबाने का काम किया, पूरी केंद्र की सरकार लगी रही, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और सारी संस्थाएं लगी रही, योगी जी की पूरी सरकार लगी, कई राज्यों के मुख्यमंत्री लगे रहे, उसके बावजूद भी बीजेपी को घटाया है। 125 सीटें जीती हैं। और जो ये इनकी जीत है वो बेईमानी की जीत है। इन्होंने बेईमानी से सीटें जीती हैं, चाहे कलेक्टर और कप्तानों के माध्यम से, निर्वाचन आयोग के माध्यम से। चलिए, आपने बड़ा आरोप लगाया है राजपाल जी, अब हम इस आरोप का जवाब लेंगे शलमणि त्रिपाठी से, लेकिन उससे पहले कुछ मैं आपको आंकड़े दिखा दूं, जनता के सामने कुछ आंकड़े पेश कर दूं, क्योंकि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। मैं 2019 का वोट प्रतिशत आपको बताऊं कि क्या क्या रहा है। बीजेपी 49.6%, और उसके बाद बीएसपी 19.3%, और ये वोट प्रतिशत था एसपी का 18% था, और इंडियन नेशनल कांग्रेस का 6% के आसपास था। तो ये 2019 का वोट प्रतिशत था। तो आप इस वोट प्रतिशत से समझ सकते हैं कि कितनी दूरी है विपक्ष और बीजेपी के बीच में, कितनी दूरी है। दुगने से भी अगर इन सबको जोड़ेंगे तो कहीं आसपास जाते हैं, लेकिन अगर अलग अलग देखेंगे तो एकदम बिखरा हुआ विपक्ष है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि मोदी के मुकाबले में कौन खड़ा हो रहा है। इस पर हम आगे बहस करेंगे, आगे हम इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले जिस तरह का आरोप लगाया है राजपाल कश्यप ने, उसका जवाब मैं शलमणि त्रिपाठी से लेना चाहूंगा। शलभ, राजपाल कश्यप को आपने सुना होगा, उन्होंने आपके ऊपर तमाम आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कोई हॉस्पिटल नहीं बना, कोई काम नहीं हुआ, कुछ लोगों का विकास हुआ है बस। श्रेय जी, आप तो अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, मैंने कई बार आपको देखा है कि आप बढ़िया खेलते हैं। और ऐसे में आपने देखा होगा कि जब कोई टीम मैच हारती है तो कई बार लोग आरोप लगाते हैं कि नहीं साहब पिच बड़ी खराब बन गई थी और पिच जो है ठीक नहीं थी, वरना तो हम मैच जीत जाते और बहुत शानदार पारी खेले होते। 2014 में इन्होंने आरोप लगाया क्योंकि बुरी तरह हारे। और 2014 में कब हारे, जरा इस बात को समझिए।
2012 में इनकी सरकार बनी और ठीक 2 साल बाद चुनाव हुआ, 2 साल से कम समय में चुनाव हुआ और जनता ने ऐसा नकारा कि पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में संदेश गया कि समाजवादी पार्टी अराजकता करने वाली पार्टी है और एकदम समेट के इनोवा पार्टी में तब्दील कर दिया। यानी 2012 में जो प्रचंड बहुमत से इन्होंने विधानसभा जीती थी, इनको 2014 में जनता ने समाजवादी पार्टी को इनोवा पार्टी में तब्दील कर दिया। अब 2017 में आ जाइए, 2017 में इनकी दुर्गति जनता ने कर दी, 2019 में आ जाइए, 2019 में जनता ने इनकी महादुर्गति कर दी। उसके बाद अभी आप पंचायत चुनाव में आ जाइए, पंचायत चुनाव में भी रोते घूमते हैं कि नहीं साहब बेईमानी हो गई तो ऐसा हो गया तो वैसा हो गया। अरे 2014 में तो आपकी सरकार थी, आपकी सरकार में चुनाव हुआ ना, उस टाइम तो आपके अधिकारी थे ना। हम तो हमारे अधिकारी आपके अधिकारी नहीं कहते, लेकिन आप जो फिनोमिना समझा रहे हैं उसमें आपके अधिकारी थे। आप पंचायत चुनाव भी बुरी तरह हारे, आप विधान परिषद के भी चुनाव बुरी तरह हारे और अभी लेटेस्ट ले लीजिए, आजमगढ़ में चुनाव हुआ। आजमगढ़ का तो कहते थे कि हमारा गढ़ है, आजमगढ़ में तो अखिलेश जी ने बहुत काम किया है, समाजवादी पार्टी ने बहुत काम किया, बुरी तरह चुनाव हार के आए हैं। और निरहुआ यादव जो हमारी पार्टी के जो प्रत्याशी रहे, निरहुआ यादव प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीतकर वहां से गए हैं। तो ठीक है, आप पिच को दोष देते रहिए, आप ग्राउंड को दोष देते रहिए। जनता जानती है कि दोष न पिच में है न ग्राउंड में है, दोष तो आपकी पार्टी के अंदर है और इसीलिए जनता आपको स्वीकार नहीं करने वाली। आप झूठ बोलते रहिए, जो झूठ आप शेर जी के चैनल पे बोल रहे हैं वही आप जनता के बीच में भी कहते कहकर, लेकिन 2022 में जनता ने आपको नकार दिया। 2024 में फिर तैयार रहिए कोई बहाना ढूंढने के लिए। चलो इसका जवाब तीन यहाँ पे विपक्ष के नेता बैठे, तीनों से बारी बारी लेते हैं। राजपाल जी, बड़ा आरोप है कि आपको खेलना नहीं आता, मतलब वो कह रहे हैं कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। माननीय अखिलेश यादव जी ने ऐसा खेला कि सभी लोग नाचते रहे उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में वे बेईमानी से जीते हैं। मतपेटियां कहाँ पकड़ी गई, इनसे पूछिए बैलेट पेपर कहाँ पकड़े गए। जो अधिकारियों को आपने सस्पेंड किया, क्यों सस्पेंड किया? हमारे पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने पकड़ी थी और उन पे भी एफआईआर कब दर्ज की गई? उस दिन नहीं दर्ज की गई। जब इनकी सरकार बन गई बेईमानी से, कलेक्टर कप्तानों ने बनवा दी, उसके बाद में एफआईआर दर्ज की जा रही, हमारे लोगों को जेल भेजा जा रहा है जिन्होंने मतपेटियां पकड़ी। तो आपने उन पे कार्रवाई क्यों की? जो एसडीएम कितने बैलेट, और ये घमंड मत करें, पढ़े लिखे लोगों ने 350 से ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी को दी है बैलेट पेपर में। ये घमंड न करें, ये बेईमानी से जरूर जीते हैं। अच्छा, ये बेईमानी आप श्रेय जी तो आपने देखा होगा कितनी जगह, वाराणसी में पकड़ी गई, बरेली में, उसमें कूड़ेदान में पकड़ी गए। तो ये सब क्या था? ये चुनाव था और 15-15, 16-16 हज़ार वोट कटवा दिए गए पहले से ही। निर्वाचन आयोग में लगातार शिकायतें करते रहे, समाजवादी पार्टी लगातार करती रही, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। ये तो लूट तंत्र था, लोकतंत्र में चुनाव नहीं हो रहा था, लूट तंत्र में हो रहा था, गुंडागर्दी में हो रहा था। और अब बीजेपी के ही लोग छोड़ के भाग रहे हैं। बीजेपी ये घमंड करती है कि मैं अकेले दम पे क्यों? एनडीए बनाया, उसमें कितने लोग टूटे। अब कौन से प्रदेश में आप मजबूत हैं? आप बताइए ना किस प्रदेश में मजबूत है? अभी उत्तर प्रदेश, इस बात का जवाब ले लेंगे राजपाल जी, इस बात का जवाब हम ले लेंगे। नहीं, हमारे साथ रोहित अग्रवाल भी हैं, ही ठीक से हरा देंगे तो इनकी सरकार हमारे साथ रोहित अग्रवाल भी हैं जो कि प्रवक्ता हैं आरएलडी के, उनसे भी बात कर लेते हैं, आपके संगी साथी रहे हैं। रोहित जी, क्या कहना है आपका? इनका तो कहना है कि बेईमानी से चुनाव जीत गए। बहरहाल इन शब्दों का प्रयोग मुझे लगता है कि चुनाव होने के बाद एक तरह से जनादेश का अपमान है। ये नहीं कहना चाहिए कि बेईमानी से सरकार बना ली। हर मौसम में नहीं, देखिए श्रेय जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दूसरी बार जनता ने बनाई है। पहली बार 2017 में इनको प्रचंड बहुमत दिया था और दूसरी बार ये किसी तरीके से मैनेज करके सरकार सत्ता में आने को ये आ पाए हैं एक तरीके से, अगर देखा जाए तो जो इनका ग्राफ गिरा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जनता में नाराजगी है। भाई, जनता के मुद्दों पे आप काम कब करोगे? आप तो हर समय चुनावी मोड में रहते हो। भाई, आप तो 2022 का चुनाव निकलते ही आप 2024 की तैयारी करना आपने शुरू कर दिया और विपक्ष तो आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते? नहीं, बिल्कुल मैं बता रहा हूं, मतलब आप लोग को भी करना चाहिए ना ऐसा। देखिए ऐसा है, लोकतंत्र के अंदर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जरूरी है, पर जनता ने अगर आपको चुन के भेजा है तो खाली चुनाव लड़ने के लिए नहीं भेजा है कि आप 2022 का चुनाव जीतो उसके बाद आप शुरू हो जाओ तो आप 2024 की तैयारी करना। भैया, जनता के मुद्दों पे काम कब करोगे? जनता कहरा रही है, महंगाई से कहरा रही है, बिजली के बिल से कहरा रही है, किसान को उसके मूल्य नहीं दे पा रहे हो आप महंगाई बढ़ती चली आ रही, गैस सिलेंडर 1100 रुपये पहुंच गया है।
वो सब आपको समझना ही नहीं है। रुपए की और डॉलर की कीमत अगर आप देख लीजिए तो मुझे लगता है कि रिकॉर्ड स्तर पे रुपए निचले स्तर पे आ चुका है। जो भारतीय जनता पार्टी यही 2014 से पहले कहा करती थी कि देश की गरिमा गिर रही है जब रुपए की कीमत गिर रही है, आज क्या देश की गरिमा नहीं गिरती है जब रुपए की कीमत गिरती है? तो ये जो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ जुमलों से जनता का पेट भरना चाहती है, तो ये जुमलों से पेट नहीं भरा जा सकता है। देखिए, आप अच्छा चुनावी मैनेजमेंट तो कर सकते हो, पर जनता का पेट चुनावी मैनेजमेंट से आप नहीं भर सकते हो। आप चुनाव जीत रहे हो। ये बताइए, आप जो बात कर रहे हैं, आपकी सारी बातों को अगर मान लिया जाए, जनता ही चुनाव में जाती है, जनता ही वोट डालती है। जनता ने, जैसा कि 2014 का चुनाव हो, 17 का चुनाव हो, 19 का चुनाव हो और 2022 का चुनाव हो, तो आप एक बार जनता को गुमराह कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, लेकिन बार बार आप जनता को गुमराह नहीं कर सकते। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। ऐसा नहीं है कि आप सारा ठीकरा जनता पे फोड़ दीजिए। ठीक है जी। तो मेरा ये कहना है, आज का टॉपिक और आज का बहस का विषय यही है कि बिखरा हुआ है विपक्ष, और बिखरे हुए विपक्ष को आप इकट्ठा कैसे करेंगे। मेरे साथ संजय सिंह है, प्रवक्ता कांग्रेस के, मैं उनसे भी बात करता हूं, अभी जुड़े हमारे साथ। तो आप दोनों से ही मैं इस एक ही सवाल करूंगा कि ये बिखरे हुए विपक्ष को आप इकट्ठा कैसे करेंगे। मोदी के अगेंस्ट में आपके पास चेहरा ही नहीं है, तो आप 2024 में लड़ेंगे क्या? नहीं श्रेय जी, देखिए, एक चीज तो ये है कि ये कहना कि मोदी के अगेंस्ट में आपके पास चेहरा नहीं, मुझे नहीं लगता कि चुनाव मोदी वर्सेस ऑल हो रहा है। यहाँ चुनाव भारतीय जनता पार्टी भी लोकतंत्र के अंदर एक लोकतांत्रिक पार्टी है और वो चुनाव के अंदर हिस्सा ले रही है, और हमारी पार्टी और अन्य विपक्षी पार्टियां भी पार्टियां हैं जो अपने मुद्दों के ऊपर बात कर रही है जनता के सामने। देखिए, पहले चुनाव होता था जनता के मुद्दों पे, आज चुनाव जो भारतीय जनता पार्टी मोल्ड करने में सक्षम रही है वो है कि वो धर्म के नाम पे चुनाव करवाती है, वो जाति के नाम पे चुनाव करवाती है। जब भारतीय जनता पार्टी अपना प्रदेश अध्यक्ष चुन के लाती है तो वो कहती है कि साहब ये प्रदेश अध्यक्ष फलानी जाति से हम लेके आए हैं और फलाने क्षेत्र से लेके आए हैं क्योंकि हमको उस जाति का वोट चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी आज चुनाव को पोलराइज करने की कोशिश करती है। तो आरएलडी तो पूरी तरह से क्षेत्रीय पार्टी है, वो पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति करती है। नहीं, देखिए, राष्ट्रीय लोकदल ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्षेत्रीय पार्टी है। राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी एक मजबूत पकड़ रखती है, और राष्ट्रीय लोकदल ने निरंतर जनता के मुद्दों पे बात की है। राष्ट्रीय लोकदल ने किसानों की बात की है, किसानों के मुद्दे पे बात की है। जब एक देश आजाद भारत का एक सबसे बड़ा किसान आंदोलन हुआ था तो राष्ट्रीय लोकदल कंधे से कंधा मिला के किसानों के साथ खड़ी हुई थी, और भारतीय जनता पार्टी को पहली बार बैकफुट पे आके इस काले कानूनों को वापस लेना पड़ा था। ये राष्ट्रीय लोकदल के कारण संभव हो पाया था। तो सिर्फ ये कह देना, ये तो इनकी टैक्टिक्स है कि ये कह के कि साहब वो क्षेत्रीय पार्टी है, वो जातीय आधार पे पार्टी है। मलिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे इस बात का जवाब लेते हैं कि उनकी नजर में ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, केजरीवाल ये सब मिल जाएं तो क्या कोई टक्कर लेते हुए दिख रहे हैं कि ये सब एकजुट भी हो जाएं, कोई एक फ्रंट बना ले। अभी तो जो फ्रंट की कवायद चल रही थी अभी फेल हो गई, लेकिन क्या भविष्य में 2024 में आपको लगता है कि ये फ्रंट कोई बने तो फिर मोदी के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा खड़ा हो सकता है? मलिक जी देखिए श्रेय जी, अगर आप देखें जिस प्रकार से विपक्ष बिखरा हुआ है, पहली बात तो यह है कि उसको इकट्ठा करना बहुत टेढ़ी खीर है। दूसरी चीज अगर आप देखेंगे, जैसे तमाम चीजें यहाँ पे मिश्रा जी ने गिनवाई हैं, दूसरी चीज इसमें यह है कि भारतीय जनता पार्टी 2022 का एक उत्तर प्रदेश का चुनाव खत्म होते ही 80 सीट पे तैयारी शुरू कर चुकी है। लोकसभा की 80 सीट उसको चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी 80 सीट का लक्ष्य लेके चल रही है तो हमें आपको ये मानना चाहिए कि वो 70 और 72 तो कहीं ना कहीं जीतने की कोशिश कर ही रही होगी। और उनके यहाँ ये भी होगा कि शाम धाम दंड भेद होगा। विपक्ष जो है, जितने विपक्ष के यहाँ पे प्रवक्ता बैठे हैं, अगर आप देखेंगे उन्होंने पीछे के इलेक्शनों की बात की है। आने वाले चुनाव जो होंगे 2024 में, उसका ना कोई उन्होंने अपनी पार्टी का आंकड़ा दिया, ना उनकी पार्टी कैसे चुनाव लड़ेगी, कैसे भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला। मलिक जी वही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वही जो आपने बात की, वही प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा राजनीतिक दल है कांग्रेस, उसके पास भी कोई रणनीति है मुझे दिखाई नहीं देती। वो तो जूझ रहा है अपना अध्यक्ष बनाने के लिए। आपके प्रदेश में भी उसका अध्यक्ष नहीं है और राष्ट्र में भी कोई अध्यक्ष नहीं है। तो जो पार्टी अपना अध्यक्ष बनाने के लिए जूझ रही है वो भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर पाएगी और विपक्ष एक जगह होगा। मुझे थोड़ा संशय है श्रेय जी इसमें। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने वाजिब सी बात की कि यहाँ पे अध्यक्ष ही ढूंढा जा रहा है। जो अगर विपक्षी, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी हो
कांग्रेस की बात करें तो वो अभी अध्यक्ष तलाश रही है। पिछले कई महीनों से उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष तलाशा जा रहा है, जहां एक तरफ योगी जो है वो ताबड़तोड़ अपनी रैलियां भी कर रहे हैं, दौरे भी कर रहे हैं, अपने अध्यक्ष को लाए, भूपेंद्र चौधरी को लाए, रोड शो किया, पब्लिक से मिलना जुलना शुरू किया, लेकिन कांग्रेस का दिक्कत यह है कि वो अध्यक्ष ही नहीं खोज पा रही है। संजय सिंह, जी देखिए, कांग्रेस का अध्यक्ष हो चाहे ना हो, कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है और यहाँ पे निरंतर काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश में जनता के मुद्दों पर लगातार कांग्रेस काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या क्या है कि उसे चुनाव जीत, कुर्सी, सिर्फ सत्ता से मतलब है। तो आप लोगों को किससे मतलब रहता है, या किसी भी पार्टी से? संजय सिंह जी, आपको किससे मतलब है? संजय सिंह जी, आपको किससे मतलब है? हर एक आदमी को होता है, हर एक पार्टी को होता है कि मेरी पार्टी चुनाव जीते। आप कोई भी पार्टी सोशल वर्क तो कर नहीं रही है। नहीं, अंततोगत्वा सभी पार्टी चाहती है कि स्टेट में और केंद्र में उनकी सरकार बने। सिर्फ और सिर्फ नहीं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो है सत्ता पाने के लिए कांग्रेस काम नहीं करती है। कांग्रेस ने आजादी के आंदोलन से लेके आज तक जनता के लिए जो भी तत्कालीन समस्याएं रही हैं, उन समस्याओं के लिए लगातार एक तरफ संघर्ष किया है और दूसरी तरफ सत्ता में आने के लिए काम किया है। सत्ता नहीं भी मिली तो विपक्ष में बैठकर जनता के लिए लगातार लड़ाई की, ना कि विधायकों की खरीद फरोख्त, सांसदों की खरीद फरोख्त, एन प्रकारेण सत्ता पा लेना और सत्ता में बैठ जाने के बाद सिर्फ चुनाव की तैयारी करना और लगातार ये बताते रहना कि विपक्ष कमजोर हो गया है, कांग्रेस ये काम नहीं करती है। ये बताइए संजय सिंह, ये बताइए, ये तो मैंने सब सुन लिया, ये तो मैंने सब सुन लिया। ये कुछ जुमले होते हैं जो पार्टियां करती हैं, लेकिन मेरा सवाल दूसरा है संजय सिंह जी। मेरा सवाल यह है कि आप मोदी और योगी से कैसे टक्कर लेंगे? आप अपना प्रदेश अध्यक्ष खोज रहे हैं, नहीं खोज पा रहे हैं, मिल नहीं रहा है। अंदरूनी तौर पे तो ये कहा जाता है कि एक धड़ा किसी का नाम लेता है, दूसरा धड़ा किसी का नाम लेता है। उस धड़े को आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे मैं किन धड़ों की बात कर रहा हूं आपके यहाँ। तो आप पहले प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं खोज पा रहे हैं? मैं इसका सीधा सा जवाब चाहिए। मैं जवाब दे रहा हूं आपको कि इस समय कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव चल रहे हैं और संगठनात्मक चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देने की बात चल रही है और हो सकता है बहुत जल्दी हमारा प्रदेश अध्यक्ष आ जाए। 4 महीने बाद भाजपा का भी प्रदेश अध्यक्ष आया, इससे कोई काम रुकता नहीं है, कांग्रेस के काम चल रहे हैं। काम क्यों नहीं रुकता है? तक रहा प्रदेश अध्यक्ष तो चाहिए आपको। और कांग्रेस में संगठनात्मक चुनाव चल रहे हैं और उसमें नामांकन। दीपक मिश्रा जी आपकी बात पे हंस रहे हैं। संजय सिंह जी, दीपक मिश्रा जी की और कम नतीजे घोषित होंगे। संजय सिंह, दीपक मिश्रा जी आपकी बात पे हंस रहे हैं, स्टूडियो में बैठे हैं। जब आपने कहा कि, तो वो आपकी बात पे मुस्कुरा रहे हैं, उनसे पूछ लेते हैं इस मुस्कुराहट के पीछे का राज। ऐतिहासिक है। कांग्रेस वह पार्टी जो नेहरू और सुभाष जिसकी कोख से पैदा हुए, जिसका त्रिपुरी इलेक्शन का चुनाव आज तक इतिहास के पन्नों पे हम लोग पढ़ते हैं। क्या लोकतांत्रिक चुनाव था, गांधी के समर्थन के बावजूद भी सुभाष चंद्र बोस जीते थे और वही त्रिपुरा अधिवेशन में उन्होंने देश में अमंद, समाजवाद की अमंद बयार की घोषणा की थी। आज वो कांग्रेस पार्टी, नेहरू की कांग्रेस पार्टी, इंदिरा की कांग्रेस पार्टी, मोरारजी देसाई की कांग्रेस पार्टी। तो आप हंस क्यों रहे थे, ये तो बताइए। इसलिए रहे थे कि अब सूरज जिन गलियों में सूरज उगा करते थे, अब वहां जुगनू भी नहीं है। आप बताइए, कांग्रेस अपना प्रदेश अध्यक्ष नहीं दे पा रही है। आचार्य संपूर्णानंद की पार्टी परिवर्तित होंगे, आप जब होंगे तब होंगे, लेकिन आज की बात करें, मेरी शुभकामनाएं हैं कि अगले सूर्य आप ही बन के होंगे। लेकिन वर्तमान की बात की जाए ना, आचार्य संपूर्णानंद की पार्टी, गोविंद वल्लभ पंत की पार्टी, जिस पार्टी की कोख में कभी लोहिया और जयप्रकाश जिसकी आंगन में खेले, वह पार्टी आज इतनी आभाहीन हो जाएगी कि जुगनू भी तलाशने पे उसे नहीं मिल रहे हैं। अंधेरों से लड़ना है, जाजल्यमान होकर लड़ना पड़ेगा। ये क्या बहाना कि 4 महीने तक भाजपा अपना अध्यक्ष नहीं दे पाई? इन बहानों, मानो सुने, देखिए आलोचनाएं सुने सर, आलोचनाएं सुने, फिर आलोचनाएं करें। कांग्रेस पार्टी ने तमाम जुगनुओं को सूरज बनाया है
और रही तो बात मैं भी तो राहुल कह रहा हूं, गांधी लेकिन अपने आज आप क्यों पे अंधेरे में सूरज भटक है, रही है? जिन्होंने हर मुद्दे पर, जनता के हर मुद्दे पर, कोरोना हो चाहे नोटबंदी हो, चाहे आज महंगाई बेरोजगारी का सवाल हो, राहुल गांधी ने हर मुद्दे को मुखरता से अकेले उठाया राहुल है। गांधी जी बाकी कांग्रेस लोग को सत्ता में ला के लिए देंगे। बैठे बंद कोठियों में अकेले राहुल जी पाने सत्ता का में ला इंतजार देंगे। कर रहे हैं। देखिए अकेले राहुल जी सत्ता में ला देंगे। मलिक जी भी मुस्कुरा रहे हैं। मलिक जी, आपको लगता है कि अरे अकेले राहुल मान्यवर गैर भाजपावाद नहीं, का देखिए, संघनाद कीजिए। मलिक जी से उतर पूछ लेते जाइए हैं। सड़कों पर। आपस में विपक्ष भिड़ रहा है, इसी का मजा भाजपा ले रही है। इस जी। समय मोदी जी मलिक जी, देखिए, आपस में विपक्ष देखिए, नहीं बिखरा है। केपी मलिक जी कुछ कह रहे हैं। राजपाल जी, मैं आपके पास आऊंगा। केपी मलिक जी भी कुछ कह रहे हैं जी। देखिए श्रेय जी, जिस प्रकार से विपक्षी दल दोनों झगड़ रहे हैं, जो अस्तित्व में दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहे, तो वो भारतीय जनता पार्टी का कैसे मुकाबला करेंगे? वो ये नहीं बता रहे रणनीति आगे की क्या होगी। जैसे कि मैंने पहले कहा, आपस में ही झगड़ रहे हैं। इसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। और श्रेय जी, मैं एक चीज और आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो आरएसएस, जो संघ एक मजबूत संगठन है जो ग्राउंड पे काम करता है, वो भारतीय जनता पार्टी को जिता के लाता, उसके बारे में कभी विपक्ष नहीं सोचता है। तो मुझे तो दूर की कौड़ी विपक्ष के लिए लग रही है। अब देखिए, मोदी जी का जो कांग्रेस मुक्त भारत चल रहा है, उस पर भी कांग्रेस को विचार करना चाहिए। आज का ट्वीट आया है राज बब्बर का, कुछ दिन पहले ही गुलाम नबी आजाद गए हैं। तो ये जो टूट भाजपा में चल रही है, कांग्रेस के लोगों की लगातार संख्या बढ़ती जा रही है, क्या उसको लेके भी कांग्रेस चिंतित है, या उस रणनीति पे भी कोई बात विपक्ष कर रहा है या कांग्रेस कर रही है? इस पे विचार करने की आवश्यकता है। भाजपा का मुकाबला विपक्ष कर पाएगा आज के संदर्भ में तो बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। अब कल कोई तस्वीर बदल जाए, वो एक बात अलग है। राजपाल जी, मलिक जी कह रहे हैं कि आप लोग मुकाबला कर पाएंगे, मुश्किल है, दूर की कौड़ी है। इसी उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में कम किया गया है, 22 में घटाया है और 24 में बीजेपी का सफाया है। और जिसको घमंड था कि हमें कोई घटा नहीं सकता, जिनको घमंड था कि हमें सत्ता से कोई सीटें बढ़ेंगी, और घटाया है। और उसके बाद में हमारा वोट बाई इलेक्शन में भी घटा है। नहीं, अभी बाई इलेक्शन में भी जब समाजवादी पार्टी ने गोरखपुर में मुख्यमंत्री को भी हराया था, उप मुख्यमंत्री को भी हराने का काम किया था, अब कैराना भी जीतने का काम किया था, नूरपुर भी जीतने का काम किया था। और ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी इसी बीजेपी सरकार को हराया था, जहां पूरी सरकार लगी रही, और समाजवादी लोग सब इकट्ठा हो रहे हैं। और समाजवादी पार्टी, और आज महंगाई कितनी है, ऐसा नहीं कि बीजेपी के जादू में अब जादू चलने वाला नहीं है, कोई जादू टोना नहीं चलेगा। आज नौजवान बेरोजगार है, आप अग्निवीर बना रहे हैं। सेना में भर्ती जो जहां होती थी पता नहीं कितने सालों से बंद पड़ी है, आप 4 साल के लिए नौकरी दे रहे हैं। रेलवे जहां सबसे ज्यादा नौकरियां मिलती थी उसको प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हैं। आप एयरपोर्ट वहां अडानी को दे रहे हैं, चौधरी चरण सिंह के नाम के आगे अडानी लगा दिया। ये देश का दुर्भाग्य है। और जितनी सरकारी संस्थाएं बिकती जा रही, आरक्षण खत्म कर रहे हैं। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में तो इन्होंने जो 17 जातियां थी, कश्यप, निषाद, बिंद, धीमर, मल्लाह, कहार, गुड़िया, माझी, मझवार, रैकवा, तुरैया और भर, राजभर और प्रजापति और कुम्हार, इनके आरक्षण का 5 साल से लटकाए थे। 5 साल तक बीजेपी सरकार कोर्ट में जवाब दाखिल नहीं करने गई और अंततोगत्ता जाके विड्रा करने का काम किया। ये 17 जातियां उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सबक सिखाने का काम करेंगी। चलिए, इस बात का हम जवाब लेंगे, शलभ से जवाब लेंगे, लेकिन नेता कहते थे राजपाल जी हम शलभ से इन बातों का जवाब लेंगे कि आप कह रहे हैं इनका जादू नहीं चलने वाला है, और जो पिछड़ी जातियां हैं वो पिछड़ी जातियां अब 2024 में बदला लेंगी। इस मुद्दे पर हम बहस आगे भी जारी रखेंगे। अभी वक्त चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं 2024 में कौन जंग जीतेगा और कौन हारेगा और किसमें कितना दम है, इस बात पर हम चर्चा कर रहे हैं। और तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सबके अपने अपने तरह के दावे हैं,
सबके अपने अपने वादे हैं और सबकी अपनी अपनी मंशाएं हैं कि वो किन मंशा के साथ उतरेंगे इस 2024 के चुनाव में। हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं क्योंकि कहा जाता है कि अगर दिल्ली की सत्ता पर काबिज होना है तो उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, क्योंकि यहाँ पे 80 लोकसभा की सीटें हैं और उन 80 लोकसभा सीटों पर क्या गणित है, किस तरह की आगे की रणनीति है, उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। विपक्ष कितना मजबूत है, बीजेपी कितनी मजबूती के साथ अब 2024 का चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ेगी और बाकी राज्यों में लड़ेगी, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। हम शलभ के पास चलते हैं सीधे। 2 सवाल हैं शलभ मेरे। एक तो राजपाल कश्यप ने कहा कि ये जादू अब चलने वाला नहीं है, अब जादू नहीं चलेगा 2024 में, ये इनका एक पहला कहना है। दूसरा मेरा एक सवाल खुद का है कि जो कई क्षेत्रीय पार्टियां हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, ममता बनर्जी हैं, यानी कि महाराष्ट्र है, पंजाब है और इसके अलावा पश्चिम बंगाल है, वहां पर आप कैसे लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि वो आपके सामने एक बड़ी चुनौती है। श्रेय जी देखिए, ये मुकाबला 1:4 है, यानी एक तरफ आपने 4 हमारे विपक्षी दल के साथियों को बैठा रखा है और अकेला मैं उनके सारे सवालों का जवाब दे रहा हूं। थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। राजपाल जी बहुत शानदार व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे, लेकिन देखिए अभी आपने सुना कुछ देर पहले रोहित जी भी हमारे मित्र हैं, जाति की बात कर रहे थे कि जाति के नाम पर चुनाव होता है, धर्म के नाम पर चुनाव होता है। राजपाल जी ने पूरा का पूरा चुनाव बता दिया कि किन आधार पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ती है। केवल जातियों की बात, केवल जातियों की बात। अरे साहब, जातियों की इतनी चिंता है तो आपके यहाँ जो तमाम बड़े यादव नेता हैं जो बहुत सालों से सत्ता की मलाई काटते आए, उनसे कहिए कि छोड़ दे किसी गरीब परिवार के यादव के लिए सीट। आपको आजमगढ़ में चुनाव लड़ाने के लिए कौन मिलता है? धर्मेंद्र यादव मिलते हैं ना, कोई गरीब परिवार का यादव नहीं मिलता। किसको लड़ाया? आपने किसको लड़ाया? आपने भी तो अच्छा बोलने दीजिए, हाँ बोलने दीजिए। नहीं, वो पूछ रहे हैं आपने किसको लड़ाया? मैं चुपचाप सुन रहा था। हमने जिसको लड़ाया, आपने किस जात को लड़ाया? हाँ, हमने तो पूरे देश ने देखा। नहीं, आपने किस जात को? पूरे देश ने देखा। हमने जिसको लड़ाया तो आपको ही पता है। नहीं, अरे कह तो रहा, हम तो गरीब यादव बेटे को हमने चुनाव लड़ाया। राजपाल बोलने दीजिए, आप बोलते थे, मैंने टोका नहीं। हमने तो गरीब परिवार के कैसे व्यक्ति को चुनाव लड़ाया, ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ाया जिसको आपकी पार्टी के लोग बाकायदे अरे सलभ जी, ये मल्लाह का बेटा बैठा है जो नाव चलाने वाला है, जिसको एमएलसी बनाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। ये मल्लाह का बेटा बैठा है। गरीब लोगों को अगर किसी ने बढ़ाया है तो समाजवादी पार्टी ने बढ़ाया। मैं अगली बार आपको नहीं बोलने दूंगा। मैं भी आपको टोक सकता हूं, मैं भी नहीं बोलने दूंगा, मुझे बोलने दीजिए। अगर मल्लाह का बेटा बैठा है तो राजपाल कश्यप जी मुझे लगता है विधान परिषद सदस्य हो चुके हैं। किसी दूसरे मल्लाह के बेटे को मौका दे दीजिए, किसी गरीब परिवार के मल्लाह के बेटे को मौका दे दीजिए। हमने तो निरहुआ जी को लड़ाया जो एक गरीब परिवार के बेटे हैं। आपने किसको चुनाव लड़ाया और निरहुआ जी का क्या कह के अपमान किया, मैं कहना नहीं चाहता। आपने, आपकी पार्टी ने उनका वीडियो जारी किया, उनकी कला को लेकर किस किस तरह का मजाक किया, तो आजमगढ़ की जनता ने जवाब दे दिया। और आप कहते हैं घटे हैं, भाजपा घटी है। एक बार जरा गूगल कर लीजिए कि समाजवादी पार्टी के सांसद कितने थे अब से 6 महीने पहले और अब कितने हो गए। आप इनोवा पार्टी में थे और अब ई रिक्शा पार्टी में तब्दील हो गए, 5 से 3 पर आ गए। जनता ने घटा दिया है, अभी आगे भी आप घटेंगे। 2017 का आपका जो ये रवैया है, 2017 में देख लीजिए कितनी विधानसभाएं पाए थे, और उसी का एनालिसिस कर लीजिए आज कितनी पाए हैं। और ऐसा नहीं, पार्टी से ही रिक्शा पार्टी हो गया कि नहीं हो गया, आप बताइए। नहीं, समाजवादी पार्टी ने आपकी पार्टी का घमंड ठीक करने का काम गोरखपुर में भी किया था। और ऐसा नहीं, ये नौजवान उत्तर का बेरोजगार नौजवान जिस तरीके से अन्याय कर रहे हैं, जिस तरीके से महंगाई सिलेंडर। राजपाल जी पहले शलभ अपनी बात रख ले, फिर आप अपनी बात रखिए। राजपाल जी ऐसे जनता को कुछ समझ में नहीं आएगा कि हुआ क्या, इतना शोरगुल हो जाएगा। पहले शलभ अपनी बात रख लें, फिर आप अपनी बात रखिए। क्या दिक्कत है, जनता समझ तो पाएगी आखिरकार बहस में निकला क्या। अच्छा बोलिए। अच्छा देखिए श्रेय भाई, तब से ये लोग बोल रहे थे, मैं शालीनता से सुन रहा था, मैंने किसी को टोका हो बता दीजिए। लेकिन जैसे मैं बोलना शुरू करता हूं घेर के रोकते हैं। उसका कारण क्या है कि उन्होंने कहा घटाए हैं, तो हम तो वही बता रहे हैं ना, कौन घटा है। आप इनोवा पार्टी में थे, ई रिक्शा पार्टी में तब्दील हो गए। और पीछे चले जाइए ना, जब चौधरी अजीत साहब पूरे राजनीति में सक्रिय थे तब कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। आज जयंत चौधरी जी सक्रिय, तब आपके कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, कौन घटा है, जरा इसका आकलन कर लीजिएगा।
जब नेताजी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी जब पूरी राजनीति में सक्रिय थे तब आपके कितने सांसद थे, आज आपके कितने सांसद हैं, कौन घटा है इसका आकलन कर लीजिएगा। और संजय भाई, मैं बहुत इनको संजय भाई का सम्मान करता हूं, आज इन्होंने जोक ऑफ द डे कहा, संजय भाई ने जोक ऑफ द डे कहा। क्या कहा? कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है। इससे बड़ा जोक कुछ नहीं हो सकता संजय भाई। अभी हम लोग पोस्टर देख रहे थे राजीव जी का, जहां पर माननीय राहुल जी का जहां कार्यक्रम हुआ है, राहुल जी का जहां कार्यक्रम हुआ है वहां पे एक बड़ी सी होर्डिंग लगी थी और उस होर्डिंग में केवल 3 फोटो थे। एक फोटो था राहुल जी का, एक फोटो था सोनिया जी का, एक फोटो था प्रियंका जी का। तो ये आप जो लोकतंत्र की बात करते थे कि अब आप भी चिल्लाने लगे, आप भी चिल्लाने लगे क्योंकि आपकी भी कलई खुल रही है। तो ये लोकतांत्रिक पार्टी के नाम पे आप जब कहते हैं कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है तो आपको लोगों को, जनता को 3 चेहरे याद आते हैं। जब हमारे राज्यपाल जी कहते हैं सपा लोकतांत्रिक पार्टी है तो जनता को 3 चेहरे याद आते हैं। और ये जब हमारे आरएलडी के साथी कहते हैं लोकतांत्रिक पार्टी है तब शलभ आपको घेरने के लिए कई लोग हाथ उठा रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं कि हम जवाब देना चाहते हैं। आरएलडी बोलना चाहती है, राज्यपाल कश्यप जी समाजवादी पार्टी बोलना चाहती है, बसपा के दीपक मिश्रा जी बोलना चाहते हैं। जी श्रेय जी, मैं बोल दूं, मैं किसी के बीच में टोकूंगा नहीं, मैं शालीनता से सुनूंगा, शालीनता से अपनी बात रखूंगा, आप सवाल लेते रहिए। नहीं देखिए शलभ जी, नहीं देखिए ऐसा है, बात करती है नहीं जनता के लिए क्या करेगी 2024 में, 2022 तक क्या किया ये आटा क्या रुपए लीटर ये तो बता दीजिए। कैसे जीतेगी संजय भाई? आटा क्या रुपए लीटर है ये तो बता दीजिए। आप लीटर में खाते हैं कि किलो में खाते हैं ये भी बता दीजिए। देखिए ऐसा है, आप आटा लीटर में खा रहे हैं या किलोग्राम में खा रहे हैं ये भी बता दीजिए। नहीं देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल मुझे लगता है बहुत मजबूत है और शलभ भाई तो क्योंकि पत्रकार रहे हैं और उनके वाक्य भी बड़े स्ट्रांग रहते हैं और हमारे भाई भी हैं, तो इसलिए जब वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी विकास कर रही है तो शलभ भाई मुझे बताइए उत्तर प्रदेश में एक भी स्मार्ट सिटी का नाम बता दीजिए मुझे जो हम लोगों ने बनाई हो। देखिए 100 स्मार्ट सिटी की बात हुई थी देश में, मुझे बताइए कि कौन से प्रदेश में स्मार्ट सिटी बनी जो भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद बनाई हो। 2014 से लेके आज 8 साल हो गए और 2024 की हम बात करने लग गए तो 10 साल की हम बात कर रहे हैं। जवाब देना चाहूंगा। हाँ नहीं बिल्कुल आप जवाब दीजिएगा शलभ भाई। आपको 2-4 प्रश्न में पूछ देता हूं, उनको एक साथ जवाब दीजिएगा। मुझे बताइए ये कौन सा विकास आप कर रहे हो कि 450 का सिलेंडर आज 1100 रुपए में बेच के आप, ये कौन सा विकास है? जिस डीजल पेट्रोल की आप बात करा करते थे कि साहब 40 रुपए में मिलेगा अगर भाजपा की सरकार आएगी, और आज क्या दशा है? आज 100 का आंकड़ा पार करने आ रहा है। आज पेट्रोल पंप पे वो जो मशीनें हैं उनको बदलना पड़ रहा है क्योंकि कह रहे हैं साहब हमने कभी सोचा ही नहीं था कि 3 आंकड़े में भी डीजल और पेट्रोल बिकेगा, तो उनको मशीनें बदलनी पड़ रही हैं। तो ये कौन सा विकास है? आपको ये भी बताना पड़ेगा। आपने खुद एक ऑफिशियल नंबर दिया है कि 80 करोड़ लोगों को आप राशन बांटते हो, तो देश इतना गरीब कैसे हो गया 2014 के बाद कि 80 करोड़ लोग खुद कमा के नहीं खा सकते? 80 करोड़ लोगों को सरकार के राशन के ऊपर निर्भर होना पड़ रहा है। और आपको यह भी जवाब देना पड़ेगा कि जो श्रेय जी के चैनल का जो इस शो का नाम है अग्निपथ, वो अग्निपथ लाके युवाओं के साथ धोखा क्यों कर रहे हो और सेना को कमजोर करने का काम आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि हमारे देश की सेना सबसे मजबूत सेना है। और उसके बाद अगर बहुत सारे सवाल हो गए रोहित जी, मुझे लगता है एक एक करके पहले सवालों के जवाब ले लिए जाए, वरना ये सवाल की फहरिस्त बढ़ती रहेगी और फिर वो जवाब भी बढ़ते रहेंगे और समय भी पूरा हो जाएगा। बाकी और भी गेस्ट हैं, उन लोगों से भी बात करनी है। जी हाँ शलभ। श्रेय जी, मैं बहुत शालीनता से मैंने सवाल पूछे रोहित भाई के, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं। मुझे लगता है जनता के बीच में जाएंगे तो बहुत सारा मार्ग खुलेगा। चलिए रोहित भाई, आप ही की कर्म भूमि से शुरू करते हैं। चौधरी चरण सिंह जी की पवित्र कर्म भूमि है रमाला, और दिल पर हाथ रख के ईमानदारी से बताइएगा कि रमाला की चीनी मिल, आप तो सरकार में सहयोगी रहे, समाजवादी पार्टी की सरकार में भी सहयोगी रहे, यूपीए की सरकार में भी सहयोगी रहे, लेकिन रमाला की जो चीनी मिल थी वहां के किसान बंधु कितने सालों से मांग कर रहे थे कि रमाला की चीनी मिल को ठीक कर दिए जाए, लेकिन आप 2017 के पहले ठीक नहीं करा पाए। चौधरी चरण सिंह जी की पवित्र कर्म भूमि है, उस पवित्र कर्म भूमि पर रमाला की चीनी मिल अगर बेहतर हुई, हाईटेक हुई, उसका विस्तार हुआ तो योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों से हुआ। मुझे लगता है इस पर तो आप कम से कम झूठ नहीं बोलेंगे। दूसरी बात, आप कहते हैं किन शहरों का विकास हुआ। चलिए मैं गिनाना शुरू करता हूं। आपने जिनको इलाहाबाद बना के बर्बाद कर रखा था, पूरी दुनिया ने उस कुंभ को सराहा प्रयागराज में। आप जरा दिल पर हाथ रख के बताइए कि प्रयागराज बदला कि नहीं बदला? अगर आपको बदलना ही विकास है क्या? तो इस देश की जनता से इलाहाबाद को प्रयागराज कर देना क्या यही विकास है शलभ भाई? मैं शहर की बात, अच्छा अरे ऐसा है रोहित भाई, बोलने दीजिए। जी जी, आप ठीक है, आप जनता से पूछिए ना
वहां जो करोड़ों की जनता खड़ा हुई, इकट्ठी हुई, करोड़ों की संख्या में लोग महाकुंभ देखकर आए, पूरी दुनिया ने सराहा। अगर रोहित अग्रवाल को नहीं नजर आ रहा है तो मुझे माफ कीजिएगा, मुझे लगता है कि आपको अपना चश्मा शलभ भाई, ठीक करना चाहिए। अनादिकाल से कुंभ का आयोजन हो रहा है, आदिकाल से कुंभ का आयोजन हो रहा है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने कुंभ का आयोजन नहीं करवाया है। जब मुझे लगता है देश आजाद हुआ है उससे पहले भी कुंभ का आयोजन होता था। पे छोड़ दीजिए। अच्छा, शलभ हम लोग के पास थोड़ा समय कम है। शलभ हम लोग के पास थोड़ा समय कम है। मैं ये चाहता हूं कि सबका एक एक राउंड हो जाए, सब लोग अपनी अपनी बात रख लें। ये कुंभ ये होते थे, बस 10 सेकंड जी, 10 सेकंड कुंभ होते थे और कुंभ पर फिल्में बनती थी। कुंभ में बिछड़े और मिलने का वो मेला लगता था कि बिछड़ने का मेला होता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने उसको मिलन का मेला बना दिया। पूरे प्रयागराज से पूछिए, काशी बदली कि नहीं बदली, अयोध्या बदला कि नहीं बदला, मथुरा बदली कि नहीं बदली, गोरखपुर बदला कि नहीं बदला, अलीगढ़ बदला कि नहीं बदला, नोएडा बदला कि नहीं बदला, जिस नोएडा में आपके मुख्यमंत्री जाते भी नहीं थे। और अगर दिल पर हाथ रख के वहां की जनता से पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये है स्मार्ट सिटी। बिल्कुल चला, बिल्कुल आपके झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अभिषेक पांडे जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आपने सारी पार्टियों की बातों को सुना होगा, आपको उत्तर प्रदेश में 2024 की क्या तस्वीर बनती दिखती है? आप सारी पार्टियों को बहुत करीब से देखते हैं, सरकार के कामकाज को बहुत करीब से देखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि 2024 में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती कौन सी पार्टी होगी, या फिर वही होगा जो 2019 में हुआ और 2022 में हुआ? देखिए, बीजेपी के सामने चुनौती खुद बीजेपी है, क्योंकि जो प्रदर्शन बीजेपी ने किया है 2014 से लेकर के अब तक, उस मोमेंटम को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होगी। 2013 की एक बात मुझे याद है, कांग्रेस के एक नेता के साथ बैठा हुआ था, उन्होंने कहा कि आप बीजेपी को एक राष्ट्रीय पार्टी क्यों कहते हैं? बीजेपी एक क्षेत्रीय पार्टी है जो कुछ राज्यों में फैली हुई है। लेकिन आप देखिए कि ओवर द ईयर्स एक समय बदलता है और आज बीजेपी कहाँ खड़ी है। आज कांग्रेस उस हालत में पहुँच गई जहाँ पर 2013 में कभी बीजेपी हुआ करती थी। तो ये उस मोमेंटम को बनाए रखना एक चुनौती होगा। कांग्रेस ने 10 साल जो यूपीए की सरकार चलाई, उनको भी शायद इस तरह एहसास नहीं था कि ऐसे सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। तो ऐसे में इस मोमेंटम को बनाए रखना बीजेपी के सामने चुनौती है। और ये बात भी सही है कि बीजेपी का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, डाउन द लाइन जो काम करते हैं लोग, तो बीजेपी से लड़ना इतना आसान नहीं है। शलभ जी बैठे हुए हैं, इनसे बहुत कुछ सीखता हूँ मैं। ये भी बात मुझे पता है कि महज ऑफिस में बैठ करके बीजेपी के लोग काम नहीं कर सकते, जाना पड़ता है, हर बूथ पे जाना पड़ता है, क्योंकि ऊपर से कोई देख रहा होता है। तो यही काम दूसरे राजनीतिक दलों को करना होगा, नहीं तो हालात वही होंगे जो 2014 में हुए, 19 में। बिल्कुल अभिषेक, हम लोग के पास समय कम है, फाइनल कमेंट लेंगे और फाइनल कमेंट में सिर्फ ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पास जीत का मंत्र क्या है, हर एक से लेंगे। सबसे पहले राज्यपाल कश्यप जी, बहुत संक्षिप्त में बताइएगा कि आपके पास 2024 की जीत का मंत्र क्या है? देखिए, समाजवादी पार्टी विपक्ष के रूप में सबसे मजबूत है उत्तर प्रदेश, और आधा हिंदुस्तान है उत्तर प्रदेश। और यहाँ की महंगाई, बेरोजगारी, उत्तर प्रदेश में जो विकास की बात करते हैं, तो इसी लखनऊ की राजधानी में देख लीजिए, जो माननीय अखिलेश यादव जी ने मेट्रो चलाई थी, उसका एक नहीं, मैं 2024 की बात कर रहा हूँ, आप पास की बात कर रहे हैं। मैंने आपकी बात को सुन लिया। अब देखिए समय कम है, पूरी तरह से समाजवादी पार्टी की तैयारी है। माननीय अखिलेश यादव जी निकल पड़े हैं और बूथ बूथ तक हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है। हर बूथ पे हराने का काम करेंगे और भाजपा मुक्त उत्तर प्रदेश को बनाने का काम करेंगे। जी दीपक जी, देखिए, हमारी पार्टी का जिलाध्यक्ष, प्रदेश कार्य समिति, प्रदेश अध्यक्ष सब घोषित हो चुका है। जनता के सवालों पर शिवपाल जी अभी धरने बैठे, जल्दी हम लोग लखनऊ में बड़ा धरना करेंगे और जनता के दिलो दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि उनके हितों की, जन सरोकारों की लड़ाई कौन लड़ता है, जो वास्तविक रूप से लोहिया जयप्रकाश की विरासत को ले जा रहा है। आप सड़क पे उतरकर प्रदर्शन करेंगे? चुके हैं, उतरेंगे नहीं। फाइनल धरना जीत का मंत्र आपके पास है, 2024 की जीत का मंत्र? नहीं, बिल्कुल बहुत संक्षेप के बल पे जीतेंगे। देखिए हमारे लिए जो किसानों की समस्या है, हमारे लिए जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा वादे किए गए थे उनको पूरा नहीं किया गया, हमारे लिए जो जन समस्याएं हैं उनसे जनता को कहीं ना कहीं वाकिफ करवाना, और जो धर्म के नाम पे भारतीय जनता पार्टी आज राजनीति करती है वो जनता को समझाना कि ये धर्म और जाति के नाम पे राजनीति करने वाली पार्टियों से सचेत रहिए, जुमलों से दूर रहिए। संजय सिंह जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आपने देखा कल ही, हाँ मैं सुन रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है? जी 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 आ रही है। आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कल रैली दिल्ली में हुई, जनता के मुद्दे थे।
महंगाई और बेरोजगारी मेन हमारा मुद्दा था। समाज में एकता रहे, आपसी भाईचारा रहे, महंगाई कम हो, रोजगार अधिक से अधिक हो, जो हमारे सूक्ष्म और मध्यम उद्योग हैं उनका पुनर्विकास हो, और मध्यम लोगों का जो व्यापार वो दुरुस्त हो, गरीब मजदूर किसान की जो बात है, वो जो आत्महत्याएं बढ़ी हैं, महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार बढ़ा है, इन सारी चीजों को लेके भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी 7 सितंबर से जी बिल्कुल भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। शलभ के पास जाते हैं। शलभ 2024 में आपके पास क्या प्लानिंग है, क्या जीत का मंत्र होगा, बहुत संक्षिप्त में? हमारा मंत्र ये होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के तौर पर पुनः प्रधानमंत्री जी को जब मौका मिल जाएगा, उसके बाद भारत का जो है मस्तक और ऊंचा हो, दुनिया में भारत की धाक जैसे लगातार जम रही है और मजबूती से भारत की धाक जमे पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया के भीतर भारत के लोगों का, भारत का जिस तरह सम्मान बढ़ा है वो और अच्छी तरह से स्थापित हो, ये हमारा प्रयास होगा। चुनाव हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है। 24 में आपको भी पता है और ये सारे लोग जो बैठे हैं इनको भी पता है कि ये सब मिलकर भी लड़ेंगे, तो भी जनता हमेशा से कहती आई है कि ये महागठबंधन नहीं है, महाठगबंधन है। ये महाठगबंधन आप समझिए 10%। मलिक जी आपका क्या फाइनल कमेंट है? परफॉर्म नहीं कर पाएगा जितना पिछली बार इन्होंने परफॉर्म। देखिए सुरेश जी, जिस प्रकार से शलभ जी ने कॉन्फिडेंस दिखाया है, और अगर आप तमाम विपक्षी दलों की बात करें, कोई विपक्ष की बात कर रहे हैं, कोई रोजगारी की बात कर रहे हैं, कोई दूसरी चीजों की बात कर रहे हैं, ये तमाम मुद्दे 2024 के चुनाव में मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक अंदाज है चुनाव लड़ने का। आपने उत्तर प्रदेश में 2 महत्वपूर्ण लोकसभा सीटों पर बाई इलेक्शन में देखा है, उसी फॉर्मूले पे उत्तर प्रदेश में 2024 में चुनाव होगा, और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना विपक्ष के लिए बहुत मुश्किल होगा, मुझे ये लगता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मलिक जी ने कहा कि 2024 में बीजेपी का मुकाबला ये जो बिखरी हुई विपक्ष है वो कर पाएगी, ये बहुत मुश्किल लगता है। अभी धरातल पे जो तस्वीर उभर के आ रही है वो हमारी भी उभर के आ रही है, क्योंकि जो भी गठबंधन हुए, चाहे वो 14 में हुआ हो, 17 में हुआ हो, 19 में हुआ हो, वो उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से फेल हो गया। वो फेल क्यों हुआ, उसकी बहुत सारी वजह हैं, बहुत सारे छोटे छोटे कारण हैं, लेकिन उन कारणों पर जाना, उन कारणों पर चिंतन करना अभी विपक्ष का काम है। अभी ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है कि 2024 की तस्वीर क्या होगी, ये हम आप तक बताने के लिए तमाम मेहमानों को अपने साथ लेकर आए थे, उनके साथ जुड़े थे, उनसे बात की। आपने भी सारी पार्टियों का मन देखा होगा, उनका क्या मंतव्य है वो देखा होगा। अब तय ये करना है कि 2024 में अगर लोकतंत्र और मजबूत लोकतंत्र की बात करें तो हम भी चाहते हैं कि एक मजबूत विपक्ष सामने आए, लेकिन अभी तस्वीर थोड़ी धुंधली है क्योंकि विपक्ष का चेहरा अभी कोई बन नहीं पाया है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए आप इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। कल 7:55 पर अग्निपथ में फिर मिलेंगे। नमस्कार।